मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर, यानी हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्टोग्राफर कौन होता है? ए पर्सन हु मेक्स मैप यानी नक्शा। कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्रकार। जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है उसे क्या कहते हैं? मानचित्रकार या कार्टोग्राफर। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2। आप देख सकते हैं आपके बुक में दो मैप दिए गए हैं, मैप 1 और मैप 2। वॉज मेड इन 1154 बाय द अरब जियोग्राफर। ये जो दो मैप दिए गए हैं ये बनाए गए थे 1154 ईस्वी में अरब देश का जो है भूगोलवेत्ता अल-इदरिस के द्वारा। द सेक्शन reproduced here is detail of the India subcontinent from his large map of the world। यहाँ जो नक्शा दिखाया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को भी दर्शाता है। The two maps are quite different even इसमें देखिए मैप 2 was made in 1720 by a French cartographer। जो मैप 2 दिया गया है वो बनाया गया था 1720 में और एक फ्रेंच कार्टोग्राफर था उसके द्वारा। The two maps are quite different even though they are of the same area। ये जो दोनों ही मानचित्र हैं ये दोनों ही मानचित्र एक ही जगह के बनाए गए हैं, लेकिन हमको इन दोनों में डिफरेंस दिखाई देता है, यानी कि कुछ उसमें बदलाव है। इन अल-इदरिस मैप, जो अल-इदरिस का मैप है, साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। जो अल-इदरिस द्वारा बनाया गया मैप है वहाँ दक्षिणी भारत जहाँ दिखाया गया है, आज हम उसे उत्तर भारत में ढूंढेंगे। और श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप, और जो श्रीलंका बताया गया है, श्रीलंका का भाग वो बिल्कुल ही ऊपर बताया गया है। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। जो जगहों का नाम दिया गया है वो अरबी भाषा में दिया गया है। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज कन्नौज। जो मैप दिया गया है उसमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ उसे कन्नौज नाम दिया गया है। मैप 2 was made nearly 600 years after मैप 1। जो मैप 2 है वो बनाया गया था 600 साल बाद मैप 1 के, यानी कि पहले मैप 1 बनाया गया था और उसके 600 साल बाद मैप 2 बनाया गया है। During which time information about the subcontinent had changed considerably। यानी कि जो उपमहाद्वीपों के बारे में सूचनाएं दी गई है उसमें काफी अब चेंज आ चुका है, यानी कि कई तरह का बदलाव हो गया है, क्योंकि 600 साल का अंतर था, इस वजह से काफी अंतराल आ चुका था। दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड coastal area is particular are surprisingly detailed। इसमें जो कई हमें ये जो मैप 2 है वो हमें कई तरह से परिचित दिखाई देता है, यानी कि जो मैप हम मैप 2 में देखेंगे और आज का जो मैप देखते हैं उससे काफी वो मिलता जुलता है, इसलिए वो हमें परिचित सा दिखाई देता है। और उसमें जो तटीय क्षेत्र दिखाए गए हैं, जो विशेष प्रकार के तटीय क्षेत्र दिखाए गए हैं
ब्यूरो और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल से उसका क्या कारण होगा? यानी कि जो हमें मैप 2 दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो तटीय क्षेत्र दिए गए हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा क्षेत्र कहाँ है, आप इसे ध्यान से देखिए। इक्वली इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफर डिफाइड इन द 2 पीरियड्स। यह बात है कि इन दोनों में एक ही बात दिखाई देती है कि जो मानचित्र का अंकन किया गया है, यानी कि जो मानचित्र में चीजें लिखी गई है, वो अब के टाइम में दूसरे युग में बहुत ही बदल गई है। यानी कि पहले के युग में जैसा लिखा गया था, अब उसके जो दूसरा युग आता है उसमें काफी बदलाव हो चुका है। Many historians document map and text from the past. They have to be sensitive to the different historical backgrounds. जो पुराने इतिहासकार होते हैं उन्हें किसी भी शब्दों का प्रयोग लेने से पहले बहुत ही ध्यान रखना चाहिए किन चीज़ों का, जो दस्तावेज हैं, जो नक्शे हैं और जो लेख हैं, उनको बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि इनकी जो ऐतिहासिक भूमि है, इनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, वो बहुत ही अलग अलग होती है। द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस्ड। सूचनाओं के संदर्भों का उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, जो नई और पुरानी शब्दावली है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। If the context in which information is produced change with time, what about language and minutes? जो सूचनाओं का हम संदर्भ देखेंगे वो बदलते ही जा रहे हैं समय के साथ, और उनकी भाषाओं में भी अंतर, भाषाओं और उनके अर्थों में भी अंतर आता जा रहा है। Historical record exists in the variety of language which have changed considerably over the year. ऐतिहासिक अभिलेखों कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती जाती है। मेडिवल पर्सिया फॉर एग्जाम्पल इट डिफरेंट फॉर मॉडर्न फारसी। यानी कि हम देख सकते हैं जो मध्यकालीन फारसी है वो और अब जो नवीन फारसी है उसमें बहुत ही अंतर आ चुका है। यानी कि भाषा भले ही एक हो, लेकिन जो पहले भाषा चलती थी और वो भाषा अब प्रयोग किया जाता है उसमें काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबुलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड आल्सो चेंज ओवर टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके व्याकरण में या उनकी जो शब्दावली है उसमें चेंज आया है, चेंज आने की वजह से भाषा में बदलाव आया है, बल्कि ये समय के बदलाव के कारण इसमें बदलाव आता जा रहा है भाषा में। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, हम हिंदुस्तान शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, उदाहरण समझ सकते हैं। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। अब हम हिंदुस्तान शब्द से हम भारत को समझते हैं कि हिंदुस्तान ही भारत है, आधुनिक राष्ट्र संघ है, राष्ट्र राज्य है। When the term was used in the 13th century by the Minhas Siraz, a chronicle who wrote in Persia, he meant the area of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and Yamuna। लेकिन जो पुराना इतिहासकारक है मिन्हाज सिराज, उसने इंडिया को बताने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा और जो गंगा यमुना के बीच की जगह है उनके लिए प्रयोग किया गया है। He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominance of the Delhi Sultan। उसने इस शब्द का प्रयोग, जो दिल्ली का सुल्तान है, उसने इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। The area included in this term shifted with the
हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन वो इसके बिल्कुल ही विपरीत था। द fauna and the culture of the inhabitant of subcontinents, ये जो उपमहाद्वीप का, जो हिंदुस्तान उपमहाद्वीप का उसने प्रयोग किया और जो हिंदुस्तान शब्द लिया उसके अंदर उसने वहाँ की भूगोल, वहाँ के पशु पक्षियों और वहाँ जो लोग निवास करते थे उनकी संस्कृति को लिया गया, उनको जोड़ा गया और इसे हिंदुस्तान शब्द दिया गया। As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind। जो अमीर खुसरो था उसने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरा न करके हिंद शब्द का प्रयोग किया 14वीं शताब्दी में, जिसका अर्थ भी हिंदुस्तान शब्द से मिलता जुलता है। यानी उसने सिर्फ हिंद शब्द का प्रयोग किया लेकिन वो हिंदुस्तान शब्द से मिलता जुलता था। While the idea of a geographical and a cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक शब्द के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वह राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। यानी कि जो हिंदुस्तान शब्द था उसमें सिर्फ लोगों की संस्कृति, पशु पक्षी और वहाँ पे जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसी को जोड़ा गया, लेकिन उसमें राजनीतिक और राष्ट्रीयता को नहीं जोड़ा गया था। लेकिन आज के समय में इनको भी जोड़ा गया है। Historians today have to be careful about the term they use because they mean different thing in the past। जो इतिहासकार हैं उन्हें इन शब्द का प्रयोग लेते समय ये बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों का प्रयोग वो आज कर रहे हैं वो शब्द अतीत में कुछ और ही अलग अर्थ देते थे। यानी कि आज के समय में जो अर्थ हम जानते हैं उन शब्दों का पहले के समय में उनका अर्थ कुछ और था। टेक एन एग्जांपल, अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा शब्द लेते हैं, आसान सा शब्द फॉरेनर। ये हम जानते हैं, हम किसी भी विदेशी युवक को देखते हैं या कोई युवती को देखते हैं तो हम उसके लिए कहते हैं फॉरेनर। इट इज यूज्ड टुडे एंड मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। आजकल हम जो इसका प्रयोग करते हैं फॉरेनर, वो उन लोगों के लिए करते हैं जो कि इंडिया से नहीं है, यानी कि भारतीय नहीं है। In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village। जब मध्यकालीन भारत में या मध्यकालीन समय में फॉरेनर शब्द का प्रयोग उनके लिए किया था जो कि उस विलेज, किसी अगर गांव में कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जो उस गांव का ना हो, किसी दूसरे गांव का हो, someone who was not a part of that society and or culture, और जो कि उस समाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं हो, उससे अलग हो, उस संस्कृति को नहीं पहचानता हो और उस समाज को नहीं पहचानता हो, उसके लिए पहले के समय में फॉरेनर शब्द का यूज किया जाता था। In Hindi, the term परदेसी might be used to describe such a person and Persia अजनबी। हिंदी में हम जो लोग जिन्हें हम जानते नहीं हैं उनके लिए हम परदेसी शब्द का यूज करते हैं और फारसी में अजनबी शब्द का प्रयोग करते हैं। A city dweller therefore might have regard a forest dweller as a foreigner। जैसे कि किसी नगरवासी के लिए वनवासी एक फॉरेनर माना जा सकता है। But two present living in the same village were not foreigner to each other। लेकिन एक ही गांव में रहने वाले दो लोग या किसान एक दूसरे को फॉरेनर नहीं कह सकते या उनको फॉरेनर नहीं कहा जा सकता। Even though they may have different religious और caste background, भले ही वो दोनों जाति से बिल्कुल ही अलग हो लेकिन उनको फॉरेनर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो एक ही समाज में, एक ही संस्कृति में रहते हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को फॉरेनर नहीं कह सकते। हाँ स्टूडेंट, हम
में यही पढ़ा है कि जो अब से पहले के समय से लेके अभी तक जो हमारे शब्द कहीं सेम हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग आज भी किया जाता है, लेकिन उनका जो अर्थ है वो आज भी अलग अलग किया जाता है। पहले कुछ अलग था, अभी कुछ अलग है। और जितने भी इतिहासकारक है जो इतिहास लिखते हैं, उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग किया, तो उनको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उन्हीं शब्दों का प्रयोग पहले क्या किया गया था और अब क्या किया गया है। हम इन दो मैप जो हमें दिए गए हैं उसमें एक बार हम देखेंगे कि इन दोनों मैप जो हैं इसमें बहुत ही डिफरेंस है। इन दोनों मैप को बनाने में कम से कम 600 साल का टाइम लगा था, एक मैप से दूसरे मैप को बनने में। यानी कि दोनों मैपों का बनने का टाइम का गैप जो था, जो अंतराल था, वो 600 साल था। और हम इसमें देख पाएंगे जो पहले वाला बना हुआ है मैप, उसके अंदर जो भाषा का यूज़ किया गया है वो अरब भाषा का है, और बाद में जो भाषा ली गई है वो इंग्लिश है, तो फ्रेंच है, जो हम आसानी से समझ सकते हैं। और उसमें जो कई सिटी का नाम लिया गया है वो आज भी सिटी उसी नाम से जानी जाती है, तो हमें दूसरे मैप को पढ़ने में इतनी मुश्किलता नहीं आती है, उसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। और इसमें ये भी बताया गया था कि जो हमारा हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था वो पहले किसी लिमिटेड जगह के लिए किया गया था, यानी कि कुछ एरिया को दिया गया था। लेकिन आज जब हम हिंदुस्तान शब्द का सुनते हैं तो हम पूरे इंडिया यानी हमारा जो पूरा भारत है उसी को सोचते हुए लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, वो कुछ भागों में विभक्त था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो उसमें और हमारा जो भारत है वो जुड़ता गया और संपूर्ण भारत को हिंदुस्तान माना गया, लेकिन उसमें फिर भी दक्षिणी भारत को जोड़ा नहीं गया था हिंदुस्तान में। आज भी हम ये देख सकते हैं कि हिंदुस्तान शब्द का हम अपने भारत को अलग अलग नाम से जानते हैं, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये जो सारे शब्द हैं ये प्राचीन समय से ही चलते आ रहे हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि जो आमिर खुसरो था उसने सिर्फ हिंद शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के बारे में ही बताया गया था। लेकिन जो हिंदुस्तान शब्द था वो 16वीं शताब्दी में बाबर के द्वारा यूज किया गया था, और जो हिंद शब्द है वो 14वीं शताब्दी में आमिर खुसरो के द्वारा प्रयोग किया गया था। आज भी हम उन्हीं शब्दों को उन्हीं नामों से जानते हैं, लेकिन बस उसके समय के साथ में उसमें बदलाव आता गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम अगले वीडियो